जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता रीमा भी है, लेकिन रीमा के पास जाने से पहले सुधांशु मित्तल जी एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन दिल्ली सरकार के लिए है, बीजेपी इसे किस रूप में देख रही है? भाजपा जो है अपनी जो संवैधानिक जिम्मेदारी है उसको निभाएगी। हमें प्रतिपक्ष में बैठने का जनादेश है, खंडित जनादेश था। वैसे तो सबसे ज्यादा मत भी हमारे थे और सदस्य भी हमारे, लेकिन हमारा तब भी पूर्ण जनादेश नहीं था, इसलिए हम विपक्ष में बैठ रहे हैं। और विपक्ष की एक जिम्मेदारी है कि सरकार पे पैनी निगाह रखे और सरकार जनता के भले के लिए काम करे, दिल्ली की जनता को राहत मिले, दिल्ली की जनता का अच्छा काम हो, ये हमारी जिम्मेदारी देखने की। और वो बखूबी प्रतिपक्ष की भूमिका जो है भाजपा निभाएगी। चलिए, आपने संवैधानिक शब्द एक इस्तेमाल किया, हम इस पे जरा सा आ रहे हैं आपके पास, लेकिन रीमा आप जहां मौजूद हैं जाहिर है हलचल बढ़ी हुई है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जिस तरीके से हलचल बढ़ी है और लगातार हम उनकी वेबसाइट भी देखते हैं तो उसमें भी कुछ ऐसे सवाल जो हर के जहन में आते हैं उसका जवाब भी लिख दिया गया है कि आप कहीं बीप टीम तो नहीं है कांग्रेस या बीजेपी की, कहीं लेफ्टिस्ट तो नहीं है, कहीं दिल्ली सेंट्रिक पार्टी तो नहीं है। लेकिन क्या आज बहुमत हासिल करने को लेकर किसी तरह की उहापोह वहां पर आपको नजर आ रही है लोगों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में जो आम आदमी पार्टी के हैं, या सब खुश हैं, जो होगा सब चलेगा? देखिए, ऊहापोह की स्थिति तो यहाँ पर नहीं लग रही है प्रसून, लेकिन लगातार जब से मुख्यमंत्री बने हैं अरविंद केजरीवाल, एक चीज जो काफी आम हो गई है, कौशाम्बी का जो ये निवास है अरविंद केजरीवाल का, इसके बाहर वो ये है कि दिल्ली की समस्याएं लेकर तो लोग आ ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देश भर की समस्याएं लेकर जो लोग अब तक धरने पर बैठते थे जंतर मंतर पर या फिर कि चक्का जाम करते थे, वो लोग भी अब यहाँ पहुंचने लगे और उनको पता नहीं ये उम्मीद कैसे लग रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनकी समस्याओं का भी समाधान कुछ निकाल सकते हैं। आज भी हम सुबह से ये देख रहे हैं और लगातार एक हफ्ते से यही नजारा यहाँ पर कम से कम देखने को मिल रहा है। जहां तक विश्वास मत हासिल करने की बात है, अब तो ऐसा लग रहा है आम आदमी पार्टी को भी ये विश्वास हो चला है कि कांग्रेस के जिस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, कांग्रेस समर्थन की बात कर रही है और अगर फंसने वाली स्थिति में कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस है। आम आदमी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि उनकी सरकार अब आगे चलने वाली है। सुधांशु जी, आपने एक जिक्र किया था संवैधानिक मसले को लेकर कि हम संवैधानिक भूमिका निभा रहे हैं। ये सरकार जिस तरीके से आई है, जिस रूप में जनता ने चुना है, वो तमाम संवैधानिक धारणाएं जो इससे पहले की कांग्रेस की सरकार या दूसरी आप बीजेपी की भी सरकार रही है वो काम नहीं कर पाई, जो ये पिछले लगातार कर रही है। तो ये क्या संविधान से इतर है या इससे पहले संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही थी? ऐसा है, अभी तक तो काम की घोषणाएं हुई है प्रसन्न जी, और उसकी वास्तविकता आपको भी पता है, मुझे भी पता है। देखिए, जब भी एक नई सरकार आती है तो लोगों की आकांक्षाएं और आस्थाएं उसके साथ जुड़ी होती हैं और ऐसे में किसी भी व्यक्ति का मत उस सरकार के प्रति सकारात्मक होता है। ये होता है कि इस सरकार को एक मौका दिया जाए, ये अच्छा काम करके दिखाए। इसलिए बहुत तीखी कोई टिप्पणी करना जो है इस समय जायज नहीं हो पाता है। वैसे जैसे मैंने कहा कि भाई बिजली वाला विषय था, सबने उसको बड़ा एक क्रांतिकारी कदम उठाया जैसे अपना करा, लेकिन असलियत आपने भी देखी, मैंने भी देखी है। मुझे जो दुख है इन सारे मामले में, हम सत्यता को कहीं छुपा रहे हैं और मैं उम्मीद करूंगा खासतौर से मीडिया से और सबसे कि भाई सत्यता इसमें बली ना बन जाए। जैसे कि ये हुआ 50% बिजली के दाम कम कर दिए, भाई कहां कम कर दिए? 0 से 200 वाला जो यूनिट वाला है उसमें ₹2.70 पहले ही था, उसको आप लोग जब ₹1.95 लेके जाते हैं तो 28% कम होता है। 200 से 400 में 38% कम होता है, 50% कहां हो गया कम? और जो कम होना है उनके 3 मापदंड इन्होंने खुद ने बतला रखे हैं। एक मापदंड था कि ऑडिट के बाद इनकी भ्रष्टाचारी जो नीतियां थी कांग्रेस सरकार के साथ मिलके इन बिजली कंपनियों के, उसका पर्दाफाश हो जाएगा, उससे दाम कम हो जाएंगे। दूसरा था कि ये मीटर जो है वो त्रुटिपूर्ण मीटर है, उसमें जो है उसमें बहुत एक षड्यंत्र चल रहा है। सुधांशु जी, जरा सा हम आपको रोकेंगे, इसलिए रोकेंगे क्योंकि जिन मुद्दों को आप उठा रहे हैं ये लगातार बीजेपी इन मुद्दों को उठा रही है। सवाल खाली ये पहली बार आया है कि दरअसल इससे पहले जो इस देश की इकोनॉमी जिस राजनीतिक बिसात पर चल रही थी, अचानक वो इकोनॉमी उलटती हुई नजर आ रही है।
दिल्ली में जो वोटर निकला इससे पहले वोट नहीं डाल रहा था, अचानक उसमें जागरूकता आ गई और झटके में इस देश के भीतर एक सवाल पैदा हो गया है कि जिस इकोनॉमी और जिस राजनीतिक अर्थशास्त्र को बीजेपी कांग्रेस अपना रही है, उसे अगर कोई फक्कड़ मुफलिस राजनेता लेकर इंप्लीमेंट करने की दिशा में बढ़ जाए तो शायद रईसों के हाथ में जो मलाई थी वो छिन जाएगी। हम छोटे से ब्रेक के बाद इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये परिस्थिति क्यों आ गई और क्यों बीजेपी और कांग्रेस तक को खामोशी बरतनी पड़ रही है। ब्रेक के बाद जरा हम इस पर बात करेंगे। बहुत ये छोटे से ब्रेक के बाद। धड़कन दिल्ली की कितनी बड़ी है, बहुमत को लेकर बहुमत साबित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन रालेगंज सिद्धि में अन्ना हजारे को भरोसा है कि दरअसल बहुमत साबित हो जाएगा। पंकज खेलकर के पास सीधे चलते हैं। लोकपाल पर राष्ट्रपति जी की सिग्नेचर हुई है। हम अन्ना हजारे हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अन्ना, बताइए कि आपको कैसा लग रहा है कि साल की शुरुआत ही राष्ट्रपति ने देश को ऐसा तोहफा दिया है, सिग्नेचर कर दी है लोकपाल के बिल पर? हाँ, मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा में ये बिल पास हो गया था। उसके बाद राष्ट्रपति जी की साइन होना जरूरी था और साइन हुए बिगर आगे जो लोक आयुक्त बिल हर राज्य में आना है तो उसका ड्राफ्ट जो बनाना है वो बनाना मुश्किल था। दूसरा, राष्ट्रपति की साइन हो गई, अभी जो कानून की नियमावली बनानी है तो वो बनाना आसान हो गया। अभी आगे के लिए रास्ते पूरे आसान हो गए। इसके कारण अभी हाँ, ये जो लोकपाल का बिल जो आया है उससे काफी फर्क आएगा देश में। अन्ना, आपने कहा है कि साल की शुरुआत हुई है भ्रष्टाचार मुक्त देश की तरफ। अरविंद केजरीवाल भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए एक चुनौती है साल की शुरुआत में ही उन्हें उनकी जो मेजॉरिटी है वो आज साबित करनी है। आपको लगता है कि वो कर पाएंगे या उनका विरोध किया जाएगा? नहीं, वो मेजॉरिटी हासिल कर पाएंगे ऐसा मुझे लगता है। पर आपको लगता है कि कोई अगर उनकी मेजॉरिटी नहीं हुई तो जो पार्टियां उन विरोध करेगी उन्हें नुकसान होगा? हाँ, जो पार्टी विधानसभा में उनको विरोध करेगी उनका बहुत नुकसान होगा। अभी चुनाव नजदीक आने वाला है। अगर विरोध किया तो जनता फिर उनको सबक सिखाएंगे कि आप सच्चे दिल से ये विरोध नहीं है, ये आप बदले की भावना से विरोध किया, ये लोग कहेंगे। पर अरविंद जो काम कर रहे हैं, जो भी उन्होंने कहा है वो बातें उन्होंने पूरी की है। जैसे पानी की बात है, बिजली की बात है, उन्होंने उनके वादे पूरे किए। आपको लगता है कि अभी दो क्या, बहुत वादे हैं, ये सब पूरे करने हैं। खास तौर पर अभी जैसे बिजली और पानी है उसी मुताबिक है लोक आयुक्त। अगर सही लोक आयुक्त आ गया दिल्ली में और वो लाएगा, क्योंकि हमारे पहले से बात होते रही है लोक आयुक्त के बारे में। सुधांशु मित्तल जी, सवाल खाली ये नया निकल कर आ रहा है कि अभी तक की जो राजनीति थी, जो कांग्रेस जिस राजनीति को करती रही, बीजेपी ने उसको ट्रैक 2 में इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत अपनाया, अरविंद केजरीवाल उसे बदल रहे हैं। आपका कहना है कि दरअसल ये सिर्फ वादे हो रहे हैं, पता नहीं आगे क्या होगा और ये तुरंत फुरत में निर्णय लिए जा रहे हैं। लेकिन हमें यह बताइए कि जनता के लिए ही सरकार होती है ना, और अगर जनता ऐसी चीज चाहती है इस देश से तो क्यों सब्सिडी खत्म कर दी गई और क्यों सब्सिडी की बात ये कर रहे हैं तो लोकप्रिय हो रहे हैं? सुधांशु जी। प्रसन्न जी, मुझे लगता नहीं कि हम लोग स्थिति का विश्लेषण और मूल्यांकन दोनों जो है सही कर रहे हैं। पहली बात समझिए कि एक सरकार जो है वो 5 साल के परिप्रेक्ष्य में दृष्टिकोण से अपने को चलाती है तो उसका नजरिया कुछ होता है। एक सरकार जो डे टू डे लीज लाइफ पे होती है उसका नजरिया कुछ और होता है। आप जानते हैं कि कांग्रेस की विश्वसनीयता इनको 5 साल तक चलाने की कितनी है कितनी नहीं है, उसके बारे में मैं क्या कहूं, आप खुद ही जानते हैं। स्थिति बड़ी साफ है। ये कांग्रेस को गाली दे रहे हैं, कांग्रेस इनको गाली दे रही है, लेकिन इस समय की राजनीतिक मजबूरी और परिस्थिति को देखते हुए उनका समर्थन कर रही है, क्योंकि भाजपा को उनको दूर रखना है। ठीक है, राजनीति में उनका अपना मूल्यांकन है और उनका अपना हक है, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता। तो जिस सरकार के पास रोज कुआं खोदना और रोज पानी भरना है, उसका दृष्टिकोण बड़ा सीमित होता है। वो लॉन्ग टर्म मिड टर्म न सोच के इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को कार्य करेगी।
इसलिए पहला होता है कि क्योंकि हो सकता है 6 महीने बाद दोबारा चुनाव में जाना पड़े, तो सबसे पहले तो घोषणाएं करो। नहीं सुधांशु जी, सुधांशु जी, लोगों को लगे हमारी नीयत ठीक थी। आप जिस कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट में बोल रहे हैं, हम एक चीज समझना चाहते हैं। इस देश का संविधान जब लाया गया, संविधान में कहीं इस बात का जिक्र नहीं था या सोचा तक नहीं गया था। राजेंद्र प्रसाद जब उसका ड्राफ्ट लेकर गए थे महात्मा गांधी के पास, तो महात्मा गांधी ने आम आदमी को लेकर कुछ सवाल किए थे। हम देखिए आज इसलिए यह मुद्दा उठा रहे हैं क्योंकि उसमें कहीं जिक्र नहीं था कि पीने का पानी भी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होगा, जो खाना मिलना चाहिए वो भी संयोग से प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला जाएगा, इलाज भी चला जाएगा प्राइवेट सेक्टर में, शिक्षा भी चली जाएगी प्राइवेट सेक्टर में, और वही सरकार के हिसाब से चीजें चलाने लगेंगी और सरकार को तय करना पड़ेगा और पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। हम कह रहे हैं न्यूनतम जरूरतें इस देश की, हम इसको जरा समझिए। न्यूनतम जरूरतें सरकार के माध्यम से आप पॉलिसी डिसीजन मान रहे हैं, हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनली आम आदमी का हक मान रहे हैं, और इस बीच में आम आदमी पार्टी की सरकार आके खड़ी हो गई है। अब बताइए प्रसून जी, आप जो बात कर रहे हो, जो हो रहा है, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई विसंगति है। हर सरकार जो है रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, शिक्षा, इसके प्रति वचनबद्ध होती, कटिबद्ध होती। आप सिर्फ दिल्ली क्यों देख रहे हैं? दिल्ली तो इस देश का एक अंग है ना। आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए, आप गोवा देख लीजिए, अब आप राजस्थान देख लीजिए, कहीं देख लीजिए, हर सरकार की एक प्राथमिकता होती है, वो शिक्षा को लेके होती है। अच्छा देखिए, राशन पीडीएस जो है वो तो कब से है, क्यों है? इसीलिए है ना कि हमें हर एक को लगता है कि किसी भी सरकार का, चाहे किसी राजनीतिक दल की, वो छोड़ दीजिए, किसी भी सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि देश की जनता भूखी ना सोए, और वो जो है उसका संवैधानिक अधिकार है। इसको किसने मना करा है? किसने मना करा कि शिक्षा जो है उसको नहीं मिलनी चाहिए? हम एक ब्रेक ले रहे हैं, एक मिनट। हमारे साथ कपिल मिश्रा भी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। सुधांशु जी, जरा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ बने हुए, और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कपिल मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले 2-3 सवाल हमको लगता है रख देते हैं आपके सामने, क्योंकि इस देश के भीतर जितना पैसा पूरी सरकार का, देश भर में तमाम सरकारों का शिक्षा और इलाज को लेकर बजट बनाया जाता है, उससे सिर्फ 1000 गुना ज्यादा इस देश में प्राइवेट सेक्टर कमा ले जाता है इन्हीं माध्यमों के आश्रय। और पीडीएस सिस्टम पे भी हम आ जाएंगे कि पीडीएस सिस्टम कैसे चल रहा है, और उसके बाद जो निजी हाथों में अनाज होता है वो कैसे बिचौलियों के जरिए और कमीशन खोरी के जरिए चलता है, उसके आंकड़े भी रख देंगे। लेकिन ब्रेक के बाद 2 बजे के बाद विश्वास मत हासिल किया जाएगा, और जितना वक्त मिलेगा उसमें तकरीबन 6 या 8 विधायक आम आदमी पार्टी के, जिसमें 2 मंत्री भी होंगे, खुद अरविंद केजरीवाल होंगे, जो कि अपनी बात को रखेंगे। दरअसल जो लोग इस बहुमत प्रस्ताव के महत्व को समझते हैं, उनके जहन में 1996 का वो वक्त याद आ सकता है जब अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुमत हासिल करना था और अपनी बात रखी थी, फिर 1 वोट से सरकार गिर गई थी और उसके बाद उन्होंने जाके इस्तीफा दे दिया था। इसका मतलब एक ये है कि आम आदमी पार्टी अपनी बात को सभा में रखेगी, और जाहिर है ये सभी को सुनने का मौका भी मिलेगा। दूसरा सवाल है कि बिल्कुल कांग्रेस के खिलाफ क्या तमाम विधायक अपनी बात रखेंगे? ये अपने मौजूदा दौर, अपने मायने में कई स्थितियों को नए तरीके से गढ़ रहा है, परिभाषित कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस की जो भूमिका रही है उसको लेकर आम आदमी पार्टी और खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल लगातार निशाना साधते रहे हैं। और दरअसल उसी सभा के बीच में कांग्रेस को समर्थन भी देना है, जिसको वो लगातार दोहरा रही है। हम चर्चा शुरू करें उससे पहले एक बार आपको जरा कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है अरविंदर सिंह लवली, उनसे हमारे संवाददाता ने जब ये तमाम सवाल पूछे रजत सिंह ने, तो लवली साहब का कहना क्या था, जरा ये सुन लीजिए, उसके बाद जरा हम चर्चा शुरू करेंगे। आज विधानसभा में अपना मत पेश करेगी सरकार, उन्हें प्रूव करनी है अपनी मेजोरिटी, और हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जी हैं। सर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? आज साथ देंगे उनका? देखिए, कांग्रेस तो अपने जो 13 दिसंबर का हमारा स्टैंड था, जो हमने खत लिखा था, उस पर कायम है। हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। तो उस पर आज माना जाए कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस है और आज मेजोरिटी प्रूफ कर देंगे वो? अब देखिए, जहां तक कांग्रेस के एमएलए की बात है, तो हम तो आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दे रहे हैं। जो हाईकमान ने हमारे खत लिखा था 13 दिसंबर को, हम उस पर स्टिक करते हैं। और जिस तरह से वादे पूरे करने की बात है, जो अनाउंसमेंट उन्होंने अभी तक की है, उस पर क्या रिएक्शन? देखिए, अभी इनकी सरकार बन जाए, उस पर विस्तार पूर्वक फिर हम चर्चा करेंगे कि जो इन्होंने वायदे किए हैं वो हुआ क्या है और था क्या।
सर एक छोटा सा सवाल और, आपकी नेम प्लेट पे अभी भी मंत्री का जो दर्जा है वो देखने को मिल रहा है, आपके जो घर है उसके बाहर। वो घर मेरा नहीं है, वो घर सरकार का है। तो सरकार जब मैं खाली कर दूंगा तो पीडब्ल्यूडी जब उसको टेक ओवर कर लेगी नेचुरली तभी हटाएंगे उसको। अभी कब तक रहेगी वो? नहीं, मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, मैं तो जब भी पीडब्ल्यूडी के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, तो ये थे अरविंदर सिंह लवली जी, जिनका ये मानना है कि उन्होंने जो समर्थन दिया है कांग्रेस ने उसी पर कायम रहेंगे और अपनी तरफ से कोई बदलाव नहीं रहेगा। और नेम प्लेट पर उनका कहना है कि वो पीडब्ल्यूडी का काम है, उनको हटाना है, जब कोई और शिफ्ट करेगा तो उसको हटवा दिया जाएगा। फिलहाल कांग्रेस आम आदमी पार्टी का साथ आज सदन में देने की बात जरूर कह रही है। कैमरा पर्सन सुबोध सक्सेना के साथ रजत सिंह, दिल्ली आज तक। घर के बाहर नेम प्लेट लिखा हुआ है, उसमें मंत्री महोदय हैं, लेकिन इस वक्त तो सरकार को समर्थन देने की स्थिति में है तमाम उलझनों के बीच भी। कपिल मिश्रा जी, कोई उहापोह है कि बहुमत मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई मुश्किल लग रही है या सब कुछ सामान्य है? कोई चिंता नहीं है। सरकार चलेगी तो जो काम कर रहे हैं इसको आगे बढ़ाते रहेंगे, अपने वादों को पूरा करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता की सुनेंगे। सरकार नहीं चलेगी तब भी यही काम करना है और इन्हीं मुद्दों पर आगे बढ़ना है और दोबारा जनता के बीच में जाके चुनाव लड़ना है। आम आदमी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता या विधायक के लिए आज सदन में क्या होने वाला है ये कोई बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं है। हमारे लिए सबसे जरूरी ये था कि हम जनता से किए हुए अपने वादों को पूरा करें और ये हिंदुस्तान के इतिहास में सारा देश ने देखा है, पहली बार हुआ है कि जीतने के 4 दिन के अंदर घोषणा पत्र में किए गए ज्यादातर प्रमुख वादों को पूरा करती हुई ये सरकार नजर आई है और पहले दिन से काम कर रही है, 5 साल का इंतजार नहीं कर रही है और पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं को आम आदमी की पहुंच के भीतर पहुंचाने की शुरुआत की गई है। तो मेरे को लगता है ये आज सदन में क्या होगा ये बहुत बड़ी कोई चिंता का या सोचने का विषय आम आदमी पार्टी के लिए तो नहीं है। कपिल जी, एक सवाल देश बार बार या तमाम राजनीतिक दलों के जहन में भी आता है कि दरअसल जो अर्थशास्त्री होते हैं उनकी पूरी स्टाइल शीट आप लोगों ने फेल कर दी है, क्योंकि जो मुफ्त में पानी दे रहे हैं, बिजली सस्ता कर दिया, और मेरे ख्याल से ये बात रुकेगी नहीं, क्योंकि एजुकेशन के क्षेत्र में भी मुश्किल ऐसी ही है, वहां भी आपको व्यवस्था करनी होगी और इलाज के लिए भी जो स्वास्थ्य सेवा होती है उसके मद्देनजर भी बड़े घपले घोटाले इस देश में लगातार निकलते रहे, सामने आए हैं। तो क्या यह माना जाए कि अभी तक की जो पूरी इकोनॉमी रही है जो दूसरी सरकारों की, वो लूटतंत्र था या वाकई एक पॉलिसी डिसीजन था? आप लोग की अपनी राय क्या है? मैं आपको बताता हूं, आम आदमी पार्टी में हम लोग बड़ी ही स्ट्रांगली इस बात को मानते हैं कि राज्य सरकार, राज्य की जिम्मेदारी अपने लोगों के प्रति है। लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिले, पीने का पानी मिले, उनको बिजली मिले, उनको अच्छी शिक्षा मिले, उनको उत्तम स्वास्थ्य मिले, ये सब देना सरकार की जिम्मेदारी है। उनको बेहतर अवसर मिले जीवन में आगे बढ़ने के, उनको समानता मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी से सरकार पीछा नहीं छुड़ा सकती है। और उसके साथ ही साथ व्यापारियों को व्यापार करने के लिए अच्छे अवसर मिले, खुला हुआ सरल सा एक ऐसा तंत्र मिले जो व्यापार को बढ़ावा देता हो। मेरे को लगता है अब समय आ गया है कि जनता के अनुसार सरकार चले, कुछ व्यक्तिगत और निहित स्वार्थों की मर्जी से सरकार ना चले। जी, सुधांशु मित्तल जी, हम लोग जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, देखिए आम आदमी पार्टी की उस पर सहमति असहमति आप बार बार कह रहे हैं कि वो तो मैनिफेस्टो को पूरा करने की दिशा में लगी हुई है, लेकिन हम आपको 2 चीज छोटी सी बताते हैं और उस पर जरा जवाब भी चाहेंगे। एजुकेशन मिनिस्ट्री जो केंद्र सरकार की है उसका बजट 65,869 करोड़ है और जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं एजुकेशन के क्षेत्र में और सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन है उनका 12 लाख करोड़ है। अंतर समझिए। दूसरा हिस्सा हेल्थ स्कीम, सेंट्रल मिनिस्ट्री के तहत हेल्थ मिनिस्ट्री का बजट है 37,330 करोड़ और 20 लाख करोड़ है प्राइवेट सेक्टर का बजट जो कि सेंट्रल लेवल पे काम करते हैं। अभी हम स्टेट लेवल पे नहीं आए हैं। हम खाली ये जानना चाहते हैं बीजेपी की राय क्या है इस दौर में। अर्थव्यवस्था को राजनीति ने अपनी हथेली पर इस तरह घुमाना शुरू कर दिया कि सिर्फ सत्ता को लाभ मिलता रहे या सत्ताधारी निकलते रहे, जनता हाशिए पर चले जाए। क्या ऐसा सोच था और पहली बार ऐसी चीज आ रही है कि आपको सोचना पड़ेगा उस दिशा में? सुधांशु जी। प्रसन्न जी, मैं थोड़ा आपसे रियली जानना चाहता हूं कि पहली बार जब आप ये कहते हैं तो इसमें पहली बार क्या है? बिजली का लीजिए, सब्सिडी इन्होंने बिजली में दे दी, 75 पैसे एक दी, एक में ₹1.20 दी। उससे पहले शीला दीक्षित जी जो है 16 जुलाई 2013 को ऑलरेडी दे चुकी हैं। तो पहली बार क्या है? सब्सिडी तो उन्होंने भी दी, सब्सिडी ये भी दे रहे। उनकी 70 पैसे दी, इन्होंने 75 पैसे कर दी।
तो सब्सिडी लोगों को देना ना तो कोई पहली बार नहीं 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 सुधांशु मित्तल जी, ना ये पहली बार इसमें कोई भूल ना कीजिए सुधांशु मित्तल जी। हाँ। पॉलिटिकल पैकेज जो दिया जाता है आम आदमी को और सब्सिडी जो इस देश में दी जाती है कॉरपोरेट और बड़े प्राइवेट ग्रुप्स को, उस आंकड़े को भी अगर आप समझना चाहें तो हम समझाने की स्थिति में है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मनमोहन सरकार ने 2007 के बाद से, हम स्टेट पर भी आ जाएंगे, हम आपको, चूंकि आप नेशनल पॉलिटिक्स भी करते हैं हम इसलिए आपको उसमें जोड़ते चल रहे हैं, और चूंकि ये विधानसभा चुनाव दिल्ली का देश के भीतर नई परिस्थिति डेवलप करने वाला, इसलिए हम ये सारे सवाल कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि इस देश में सब्सिडी कॉरपोरेट को दी जाती है, प्राइवेट सेक्टर को दी जाती है, और जो हाशिए पर पड़ा हुआ तबका है जिसकी तादाद इस देश में 70 से 72 करोड़ है, उसके लिए पॉलिटिकल पैकेज दिया जाता है और पॉलिटिकल पॉलिसी के तहत उसे कल्याण योजना के तहत चीजें रखी जाती हैं जो इंप्लीमेंट नहीं होती हैं। ये एक सच है। आप इसको अगर सिलसिलेवार तरीके से दिल्ली के हिस्से में अगर आइएगा तो उसमें हम आपको बता दें, दो चीज जो इन्होंने निर्णय लिए हैं, आपको जान के हैरत होगी। जो रैन बसेरा का निर्णय लिया गया है कल रात में अरविंद केजरीवाल ने जो कल कहा कि 45 रैन बसेरा बना दिए जाएं, आपको जान के हैरत होगी कि दिल्ली सरकार में इससे पहले मदन लाल खुराना एक थे जिन्होंने यह सोचा था, इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। शीला दीक्षित ने सोचा ही नहीं, और उसके पैरेलल में जो प्राइवेट तौर और एनजीओस को जो पैसा दिया गया और उनके जरिए जो काम कराया गया, वो इस रैन बसेरा के तहत जितना पैसा पोर्टा कैबिन बनाने पर खर्च आने वाला है उससे तकरीबन 20 गुना ज्यादा पैसा दे दिया गया और कुछ नहीं हुआ। हम जरा इस इकोनॉमी को समझना चाह रहे हैं सुधांशु जी। देखिए, तो फिर पहली बार हो गई ना कि कोई पहली बार चीज नहीं है। ये सारी चीजें अलग अलग समय पे अलग अलग सरकारों ने, अलग अलग व्यक्तियों ने करी है। तो एक उसको पहली बार करके एक नवीनता का एक जो माहौल आप बना रही है, ठीक नहीं है। एक बात आगे आते हैं, विषय क्या है? विषय यह है कि जो हम लोग खर्च करना चाहते हैं गरीबों के उत्थान के लिए, क्या सरकार को वो सीधे खर्च करना चाहिए या एनजीओ के मार्फत से या प्राइवेट सेक्टर के मार्फत से खर्च करना चाहिए? यही विषय है कि कुछ और विषय है? जी यही है, बताइए। सरकार जो है डाइवर्ट हो गई है झटके में। जी सुनिए, अब सुनिए, इन सारे विषयों पे दो मत क्यों है? दो मत इसलिए है कि सरकारी तंत्र में जब खर्चे हुए हैं तो उसमें भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा आज तक का अनुभव रहा है। अनुभव क्या रहा है कि सरकार ने स्कूल बना दिया, टीचर नहीं है वहां पे, इसीलिए लोग प्राइवेट सेक्टर के स्कूल जो है उसमें जाने में ज्यादा इच्छुक रहते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने स्कूल बनाए, टीचर नहीं है, टीचर है तो विद्यार्थी नहीं है, विद्यार्थी है तो शिक्षा नहीं है। डिस्पेंसरी बनाई तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो नहीं सुधांशु जी, आप क्या बोल रहे हैं? आप हमको ये बताइए, कौन सा ऐसा प्राइवेट सेक्टर है जहां पे सरकारी अधिकारी रिटायर होने के बाद या वीआरएस लेके काम नहीं कर रहा है? आप हमें कोई एक बता दीजिए, कोई एक, आप चलिए कोई कंपनी का नाम बता दीजिए, हम बताने की स्थिति में हैं। हर कंपनी में वही सरकारी अधिकारी वहां जाके ईमानदार हो जाता है क्या? इसका मतलब है कि सरकारें कहीं ना कहीं नकेल कसवाने में असफल हुई हैं। आप तो मेरी बात ही कह रहे हैं प्रसून जी, पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए। मैं तो आप जो कह रहे हैं वो मेरी ही बात कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आज तक का जो अनुभव है वो ये है कि सरकारी तंत्र में जो व्यक्ति हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कराया। सरकार ने बिल्डिंग बना दी, जिसको कहते हैं हार्डवेयर दे दिया, सॉफ्टवेयर नहीं चला। डॉक्टर है तो वो जाएगा नहीं, जाएगा तो पेशेंट को देखेगा नहीं, देखेगा तो वो उसको दवाई नहीं देगा। वही डॉक्टर जब उसको पैसा मिल रहा है प्राइवेट सेक्टर में तो सबसे ज्यादा एफिशिएंट और अकम्प्लिश डॉक्टर हो जाता है। तो सारी राजनीतिक व्यवस्था जो है उसका एक ये अनुभव है कि सरकारी व्यवस्था में खर्च बहुत हुआ है, लेकिन वही जो सरकारी अफसरशाही है उसने जनता के प्रति अपना उत्तरदायित्व जो है ना कभी समझा, ना अपनी जवाबदेही बनने दी। नहीं, ये तो और अच्छी बात है, ये तो आपने और अच्छी बात कर दी। हमें लगता है ये तो और टेस्ट अच्छा देश में आने वाला है कि अरविंद केजरीवाल अगर नकेल कस लेते हैं
और आम आदमी पार्टी अगर अपने कार्यकर्ता और लोगों के हम एक मिनट हमें ब्रेक के बाद लौटने तक इसमें हम कपिल मिश्रा जी को भी जोड़ेंगे। एक मिनट हम जरा इसमें कपिल मिश्रा को भी जोड़ेंगे, क्योंकि ये वाकई अगर ऐसी स्थिति है, सरकारों को लगते रहा है कि अगर वो काम ठीक तरह करती थी और ब्यूरोक्रेट खाली करप्ट थे, तो फिर पॉलिटिशियंस की जरूरत क्या है? इस देश को ही किसी सीईओ के हाथ में सौंप दिया जाता। एक सीईओ मनमोहन सिंह के तौर पे आ भी गए, चीजें और डायल्यूट होती चली गई, डिरेल्ड होती चली गई। हम एक ब्रेक के बाद लौटते हैं सुधांशु जी और कपिल जी, जरा हम आपके पास तुरंत लौट रहे हैं ब्रेक के बाद। 2 बजे बहुमत हासिल करना है और 2 बजे जो बहुमत हासिल करने से पहले आम आदमी पार्टी के 8 नेता अपनी बातों को रखेंगे और उसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी बहुमत हासिल करने से पहले, लेकिन यह प्रस्ताव मनीष सिसोदिया रखेंगे। हम इस पर चर्चा के मद्देनजर जरा उन परिस्थितियों को टटोलना चाह रहे हैं कि आखिर क्या मुश्किल या क्या पॉजिटिव चीज या सकारात्मक परिस्थिति कांग्रेस और बीजेपी के साथ आई है कि वो समर्थन कांग्रेस दे रही है आम आदमी पार्टी को विरोध में होने के बावजूद भी। कपिल मिश्रा जी, जब कल ऐलान हो रहा था बिजली कंपनियों की ऑडिट को लेकर, तो एक बात कही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कि शीला दीक्षित सरकार जो काम 4 बरस से कह रही थी, दरअसल वो सच नहीं है, क्योंकि बिजली कंपनियों का मामला अदालत में चल रहा है, ये एक फैक्ट है, लेकिन ऑडिट कराने में तो कोई दिक्कत नहीं है। आम आदमी के जहन में पहला सवाल आया, शीला दीक्षित सरकार झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही थी 4 बरस से, और देखिए अरविंद केजरीवाल ने ऑर्डर दे दिया। इसी तरीके से जब मुफ्त पानी बिजली का सवाल आया तो यह लगने लगा कि शायद इतना बड़ा घाटा होता नहीं, आम आदमी को पानी और बिजली तो मिलनी ही चाहिए और सरकार फैसला। जहन में क्या है, आपके जरिए हम जरा समझना चाह रहे हैं कि जहन में आम आदमी पार्टी के क्या है कि जो पॉलिसीज चली आ रही थी वो लूटतंत्र था, अब जो नई पॉलिसी आएगी वो जन सरोकार से जुड़ी होगी और उसकी कोई इकोनॉमी नहीं होती है। क्या दोबारा कल्याणकारी राज्य की सोच सामने आने वाली है? क्या है सोच? कपिल जी, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये बिजली का ही उदाहरण लेकर चलते हैं। ये कहा जा रहा था बार बार कि हाईकोर्ट ने कोई रोक लगाई हुई है ऑडिट में, और ये पता लगा कि हाईकोर्ट की तो कोई रोक ही नहीं थी, वो सफेद झूठ था, ऑडिट तो कराया जा सकता था। और ये बात नहीं है कि शीला दीक्षित सरकार अकेले झूठ में शामिल थी, भाजपा के सभी विधायकों को उन सभी डॉक्यूमेंट्स की एक्सेस थी और वो भी ये बता सकते थे कि हाईकोर्ट में कोई रोक नहीं है और ऑडिट कराया जा सकता है, लेकिन उस झूठ के पीछे सब लोग चुपचाप खड़े हो गए। 4,500 करोड़ रुपए इन प्राइवेट कंपनियों के ऊपर बकाया थे, आप टीवी पे 4,500 करोड़ रुपए इन प्राइवेट कंपनियों के ऊपर बकाया थे, लेकिन ये बात दिल्ली की जनता को बताई नहीं गई कि ये 4,500 करोड़ रुपए प्राइवेट कंपनियों से लेने बाकी हैं। क्यों नहीं लिए गए वो 4,500 करोड़ रुपए, और उसके बारे में भाजपा ने मांग क्यों नहीं उठाई कभी? सरकार अगर वहां पर चुप बैठी थी तो विपक्ष भी वहां पर चुप बैठा था। अब जहां तक राजनीतिक व्यवस्था की बात है, आप देखिए कॉमनवेल्थ खेलों के नाम पर 70,000 करोड़ रुपए लुटा दिए जाते हैं, लेकिन ना भाजपा ये सवाल पूछती कि पैसा कहां से आएगा, ना कांग्रेस ये सवाल पूछती कि पैसा कहां से आएगा। और आम आदमी जो बिजली के बिल के तले बिल्कुल टूट चुका है, उसके लिए केवल 61 करोड़ रुपए में अगर उसका बिजली का बिल आधा हो रहा है, तो आज भाजपा भी परेशान नजर आती है और कांग्रेस भी परेशान नजर आती है। कुल मिलाकर देश की जो स्थिति बन गई है, अगर गढ़चिरौली की समस्या का कोई समाधान दिल्ली में प्लानिंग कमीशन में कहीं ऐसी कमरे में बैठकर सोचा जाएगा, तो कैसे भी सोचा जाए वो समाधान हो नहीं पाएगा। गढ़चिरौली का समाधान तो गढ़चिरौली के लोग ही बताएंगे। तो दिल्ली में और देश में अब वो राजनीति शुरू करने की जरूरत है जिसमें जनता की सीधी भागीदारी हो, जनता से सीधे पूछा जाए और जनता के पास सीधे निर्णय लेने की ताकत हो। ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के साथ साथ अब पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ने का समय आ गया है, हम ये मानते हैं आम आदमी पार्टी में। जी यकीनन पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को लेकर भी बहस इस देश में पुरानी चली थी, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन एक्ट आया था। लेकिन एक सवाल यहां से निकल रहा है, हम एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन जाने से पहले एक चीज बता दें, हम चूंकि चर्चा लगातार कर रहे हैं इस पे और करेंगे जब तक बहुमत हासिल नहीं होगा। क्या ये ऐसा मौका देश के सामने आया है जिसमें अभी तक ये लगता था कि एक पॉलिसी होनी चाहिए, विधानसभा या संसद उस पॉलिसी के तहत ही काम करे, और उसमें अचानक जनता से चुनकर आने के बाद विधानसभा या संसद के भीतर बैठा विधायक या सांसद झटके में पॉलिसी के हिसाब से चलने लगता था। जनता की सोच, उसकी मांग, उसकी जरूरतें मायने नहीं रखती थी, वो पॉलिसी मायने रखती थी, और पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा, कैसे करेगा, इसी में सरकार गुम होती चली जाती थी और 5 साल बीत जाते थे, फिर 5 साल का प्लानिंग कमीशन काम करता था। ये सारी परिस्थितियां हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटने तब बताएंगे दरअसल ये भागीदारी की राजनीति की बात जो आम आदमी पार्टी कर रही है, आने वाले वक्त में क्या वाकई राजनीति की दिशा बदलने वाली है।
या फिर यह सिर्फ एक बुलबुला है? स्थिति जो भी हो, चर्चा करेंगे इस पर ब्रेक के बाद।